हेलो माय डियर पैशनेट नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर डॉक्टर रितिका भारद्वाज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत स्पेशल बात नीट 2023 के लिए। यस, डेफिनेटली मेरे पीछे आपने देख ही लिया होगा। हम बात करने वाले हैं, अगर मैं सोना खाना उठना बैठना सब हटा दूं तो उसके बाद बचे कुछ जो 40 डेज हैं उसमें हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए फॉर नीट 2023। आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं यहाँ पर फॉर दी सब्जेक्ट बायोलॉजी, विच इंक्लूड्स ऑब्वियसली, हमेशा की तरह पता है मेरे सारे प्यारे बच्चों को, हम अगर बात कर रहे हैं, मैं अगर आपसे बात कर रही हूं तो मैं बात कर रही हूं बॉटनी, जूलॉजी, 11th 12th एवरीथिंग फॉर दी एंटायर नीट 2023। कैसे करना है, क्या करना है, कितने पानी में हो, कितनी प्रिपरेशन है, ये जो बीच में हर्डल्स आए हैं इसको अब हम लास्ट मोमेंट पे ओवरकम करके आगे कैसे बढ़ जाएं, उस बारे में आज हम बात करेंगे। हाँ बिल्कुल, ये तो मैं नहीं कहती कि इस स्ट्रैटेजी से हम टॉप कर लेंगे, लेकिन ये जरूर कहती हूँ कि वो जो सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, जिसका सपना लेकर चले थे और बायोलॉजी लिया था, वहां तक पहुंचने की सारी बातें आज इस सेशन में हम करने वाले हैं। ऑलराइट, तो आइए सेशन को मैं स्टार्ट करती हूँ और कैसे कैसे क्या क्या करना है सब कुछ बताऊंगी, लेकिन सेशन के एंड में इन 40 डेज के लिए दूंगी बहुत इंपॉर्टेंट मंत्रा, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट 3 चीजें दूंगी सेशन के एंड में। तो पूरी बातें ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, मुझे पता है कि ये है बहुत क्रूशियल टाइम आप सबके लिए। तो आइए सेशन को स्टार्ट करती हूँ और बताती हूँ 40 डेज स्ट्रैटेजी में क्या होने वाला है। तो अब है लगभग देखा जाए तो लास्ट 1 मंथ, ठीक है, जहां पर आप प्रिपेयर कर रहे हो नीट के लिए। तो अब देखो, 2 तरीके की चीजें हो सकती हैं। ओवरऑल मिलाकर मैं अगर सारे स्टूडेंट्स को कंसिडर करूं तो 2 सिचुएशंस बनती हैं, और वो जो 2 सिचुएशंस हैं वो क्या है, वो ये है कि भाई पहले तो अपने आप को एनालाइज करना जरूरी है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। लेट्स फेस द रियलिटी एंड टेल योरसेल्फ वेयर डू यू स्टैंड। फर्स्ट सिचुएशन कुछ ऐसी हो सकती है कि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, यानी कि अच्छा खासा हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो हो सकता है कि आपने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया हो, पहले से 11th से डे 1 से पढ़ते आ रहे हो, और कहीं अगर बीच में डगमगाए भी होगे तो वापस से रेस पकड़ ली होगी, वापस से अपनी प्रिपरेशन अच्छी की होगी। एक तो वो सिचुएशन हो सकती है जिसका लगभग मीनिंग ये निकलता है कि आपकी मेजर थिंग्स कवर हो चुकी होंगी, राइट। अब इसके अलावा कौन सी सिचुएशन हो सकती है? मैम ऐसा तो मैंने नहीं किया है, चला तो था मैं बहुत जोश के साथ कि अब मैं कर लूंगा सब कुछ, लेकिन हो नहीं पाया, तो कोई बात नहीं, बहुत बहुत नेचुरल सी बात है। मेरे साथ भी कभी ऐसा हुआ था कि वो जो 11th में जोश था वो कहीं डगमगा गया था बीच में, लेकिन होता है, सबके साथ होता है। तो दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि भाई एग्जाम हमने दे दिया बोर्ड का, लेकिन नीट के लिए पढ़ना आई हैव जस्ट स्टार्टेड, नीट पे कॉन्सेंट्रेट करना मैंने जस्ट स्टार्ट किया है और आई डोंट नो मच अबाउट इट, लेकिन हाँ मेरी बोर्ड लेवल प्रिपरेशन अब हो चुकी है, क्योंकि हमें पता है कि हम बोर्ड के एग्जाम्स देकर आ चुके हैं, तो हमारी वो प्रिपरेशन पूरी है मैडम। लेकिन हाँ नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन नहीं है। तो अब अगर आपने अपने आप को एनालाइज कर लिया कि अभी आप कहाँ स्टैंड करते हो, तो फिर अब क्या करना है? द नेक्स्ट मूव शुड बी व्हाट? द रियल लाइफ इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट सीम्स फ्रॉम दी टॉप। ऊपर से जो दिखता है ऐसा कुछ होता नहीं है। मैंने भी काफी सीख लिया है इस बीते गए टाइम में इस बारे में बहुत कुछ, कि जैसा दिखाई देता है, जैसा सुनाई देता है, वैसा अक्सर होता नहीं है। तो यहाँ पर भी वही सिचुएशन है कि भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 40 डेज में हम क्रैक कर लेंगे, और हाईएस्ट क्रैक तो कर ही लेंगे लेकिन हाईएस्ट स्कोर शायद ना कर पाए, टॉप शायद ना कर पाए। लेकिन आज जो मुद्दा स्पेशल है वो क्या है? वो है सिलेक्शन, ठीक है। और जब मैं सिलेक्शन की बात करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि और है भी, मुझे क्या लगता है आई थिंक यू विल एग्री विथ मी, कि जो सिलेक्शन होता है ना वो किसी के भी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट टर्न होता है, जो पूरी लाइफ बदल सकता है उस स्टूडेंट की। यस डेफिनेटली, यहीं से डिसाइड होगा कि आप अपने करियर में आगे कैसा कैसा क्या क्या करने वाले हैं। ऑलराइट, तो भाई रियलिटी ये है कि मैं कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं बताने वाली हूँ जिससे कि आप टॉप कर लो शायद, या फिर आप बहुत हाईएस्ट स्कोर कर लो, हाँ, लेकिन सिलेक्शन में मैं पूरी मेहनत करूंगी, आपसे भी करवाऊंगी, आपको बताऊंगी कैसे करनी है कि सिलेक्शन हो जाए, ठीक। तो ये सिचुएशन हमें मालूम है। द नेक्स्ट थिंग इज अब क्या करना है। तो भाई देखो,
बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर्स आपसे बात कर ही चुके होंगे, नहीं कर रहे होंगे तो करने वाले होंगे, लेकिन मैं बात कर सकती हूँ सिर्फ अपने सब्जेक्ट की। अब मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री का ज्यादा कुछ नहीं पता फिलहाल। तो बायोलॉजी जो है ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग, ऐसा हम डे 1 से देख रहे हैं, हम डे 1 से सुन रहे हैं मैम, लेकिन हो नहीं रहे हैं क्वेश्चन। तो भाई देखो, उसको भी समझना पड़ेगा कि बायोलॉजी सबसे ज्यादा स्कोरिंग तो है, लेकिन क्यों? इसीलिए क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस जो होते हैं वो डायरेक्टली आ जाते हैं एनसीईआरटी से, यानी कि पका पकाया एक लड्डू सा क्वेश्चन आपको मिल जाता है, सीधा वैसा का वैसा एनसीईआरटी की लाइन अगर आप पढ़ के गए हो तो वहीं बीच में से क्वेश्चन आ जाता है एनसीईआरटी में। फॉर एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ, आप मेंडलिज्म की रीडिस्कवरी के बारे में अगर पढ़ोगे, है ना, जेनेटिक्स में, तो वहां पर सीधा क्वेश्चन है, 3 साइंटिस्ट हैं, उन तीनों साइंटिस्ट ने तो रीडिस्कवरी में काम किया है, ठीक है, लेकिन कौन से वाले ने नहीं किया है, सीधी लाइन लिखी हुई है, उस पर कितनी बार क्वेश्चन आएगी। मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल बताया, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक, जहां पर वो यूगो डिब्राइस वगैरह की बात हो रही थी, शेमार्क की बात हो रही थी कि उन्होंने रीडिस्कवरी करी थी मेंडलिज्म की। ऐसे स्ट्रेट क्वेश्चन एनसीईआरटी के बहुत होते हैं बायोलॉजी में जो आपको हेल्प करते हैं। यानी कि सीधा सीधा अगर देखा जाए तो अगर आपने 12th की प्रिपरेशन अच्छे से की है, यानी आपने अपने जो बोर्ड एग्जाम्स है उसको अच्छे से दिया है, तो डेफिनेटली बहुत सारी मदद मिल जाएगी, किसमें? बायोलॉजी की प्रिपरेशन में। इतनी बात समझ में आ गई? तो थोड़ा देखो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचोगे ना कि मेरी 100% प्रिपरेशन हो जाए और उसके बाद में एग्जाम देने जाऊं, ऐसा कभी नहीं होता। जंग में जाने से पहले कभी भी कोई 100% तैयार नहीं होता है। थोड़ा सा 0.1%, 2%, 5% डर सबको लग रहा होता है, गला सबका सूख रहा होता है, तो वही सिचुएशन आपके साथ भी है, सबके साथ होती है, लेकिन थोड़ा अपने आप पे भरोसा रखना पड़ेगा, है ना। तो आइए नेक्स्ट क्या है, अब ये तो हम समझ गए, अब हम कुछ ऐसा करें कि हम कुछ स्मार्ट तरीका लाएं। वो स्मार्ट तरीका क्या है? ये कुछ एनालिसिस है पास्ट 5 इयर्स का, जहां पर हमें ये पता चल रहा है कि भाई हम ऐसा क्या कर लें, हम ऐसा क्या कर लें कि हमारा जो स्कोर है वो इतना बन जाए कि हमारा सिलेक्शन हो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सिंपल चीज, भाई पहले तो वो कर लो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैंने ये लिस्ट जो बनाई हुई है, ये एक ऐसी लिस्ट है जहां पे आपको पता चल रहा है कि पहले कौन सा चैप्टर करें, बाद में कौन सा चैप्टर करें, किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखो, मैं हट जाऊंगी, आप अच्छे से समझ लेना, बस मैं एक बार समझा देती हूँ, मतलब अपने पास नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, बस मैं एक बार समझा देती हूँ। अगर आप जेनेटिक्स की बात करोगे तो जेनेटिक्स आपके नीट के एग्जाम में कितना आएगा? 19%। 19% वेटेज है, यानी कि अगर आपने ये कर लिया तो 19% आपके पास आ गए। ह्यूमन फिजियोलॉजी 11th में से उठा के कर लिया, आपके पास लगभग 18% आ जाएगा। रिप्रोडक्शन के वो 4 चैप्टर शुरू के क्लास 12 के कर लिए तो आपके पास 11% तक का वेटेज मिल गया है। और अगर आप डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी कर लो तो अनदर 11%, which itself makes, ये जो बेटा ये जो 4 आपको यूनिट्स दिख रहे हैं, it itself makes somewhat 59% of the overall। अगर आपने 59% of the overall की तैयारी बहुत अच्छे से कर ली तो भाई आप लगभग सिलेक्शन के बहुत करीब पहुंच जाओगे। और मैं ये 100% श्योर हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका किसी का सेल स्ट्रक्चर वाला पार्ट अच्छा होगा, सेल साइकिल, सेल डिवीजन वाला 11th वाला, तो 8% आपको वहां मिल जाता है। हो सकता है किसी का बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट अच्छा हो, 5% आपको वहां ऐड हो जाएगा। हो सकता है कि किसी ने इकोलॉजी एनवायरनमेंट बहुत अच्छे से किया, छोटे छोटे चैप्टर थे, बोर्ड के लिए बहुत अच्छे से पढ़ लिया, उसी से आपको बहुत सारी हेल्प हो जाएगी। तो नाउ दिस एवरीथिंग विल बी एन एड ऑन। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज को छोड़ के जाने की गलती हम कभी नहीं कर सकते, और वो गलती हम बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आप अपने पास नोट करके रख सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, ये रखना तो है ही, पढ़ना इसी तरीके से है। इनफैक्ट आई विल सजेस्ट कि आप हर सब्जेक्ट को इसी तरीके से प्रिपेयर करो इस आखिरी क्रूशियल टाइम में, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो है वेटेज वाइज उसको कर लो। कर लेने का मतलब ऐसा नहीं है कि छोड़ दूंगी जाओ कर लो, बता दिया है, ऐसा नहीं है। हेल्प करूंगी मैं पूरी जितनी मुझसे हो पाएगी, 100% करूंगी मैं हूं, लेकिन ये स्ट्रैटेजी अपनानी है। वो इंपॉर्टेंट चैप्टर किया, उसके क्वेश्चंस लगाए, उसकी टेस्ट सीरीज करी। इंपॉर्टेंट चैप्टर किया, क्वेश्चंस लगाए, टेस्ट सीरीज करी, असाइनमेंट देखा, सोल्यूशन देखा, इससे हमारी प्रिपरेशन स्ट्रांग होगी। तो सबसे पहले मैं साइड हट जा रही हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ज्यादा लंबा टाइम मुझे आपका नहीं लेना है, आई नो दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, ओके। अब इसके बाद क्या करना है, यहां तो समझ में आ गया, अब इसको करेंगे कैसे। मैंने कहा था कि मैं 3 इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगी,
वो जो मंत्र है वो आपके सामने है। आपको क्या होना है, सबसे पहले यू नीड टू बी डिलिजेंट, यू नीड टू बी डिलिजेंट, यू नीड टू बी पंक्चुअल एंड यू नीड टू रिफॉर्म। ये तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैम क्या सब कितना सारा कुछ आपने बोल दिया है, ये बड़ी बड़ी बातें आपने कर दी है, बहुत ईजी है। देखो डेडिकेटेड होना पड़ेगा, है ना, आखिरी एक महीना है। एंड व्हेन आई से यू नीड टू बी डेडिकेटेड, तो यार देखो बस मेरा ये कहना है कि एग्जाम अब बिल्कुल सर पे, ठीक, तो अभी दुनिया में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने आप को ये बात समझानी पड़ेगी। पहली चीज कैसे करना है, मैं बड़े बड़े उपदेश देके नहीं जाऊंगी, जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में चल रहा है हो रहा है बस उसी को बता रही हूँ। थोड़ा सा आपको सिर्फ अपनी लाइफ को जमा लेना है तो सारी चीजें हो जाएंगी, क्योंकि अब एग्जाम पास में है। कौन क्या बोल रहा है, किसकी क्या कंट्रोवर्सी है, नोट्स की फोटो, कॉफी मग की फोटो पर लाइक्स आ रहे हैं या नहीं, स्टोरी डल रही है या नहीं, मेरे क्रश ने स्टोरी देखी है या नहीं, मेरे एक्स ने स्टोरी देखी है या नहीं, थोड़े दिन के लिए इन चीजों को बिल्कुल छोड़ दो। और जब मैं कहती हूँ कि बिल्कुल छोड़ दो, तो इसका मतलब ये है कि आपको ना कि नोटिफिकेशन ऑफ करना है, बट प्लीज फॉर अ मंथ लॉग आउट कर दो, अनइंस्टॉल कर दो, रिलैक्स योर माइंड, अपना माइंड एकदम फ्री करो, लोगों की नेगेटिविटी बिल्कुल हटा दो, ना किसी की नेगेटिविटी लो, ना किसी को नेगेटिविटी दो। एक चीज, दूसरी चीज, किसी और बंदे ने, किसी और बंदी ने, एज इन मेरे साथ वालों ने क्या पढ़ लिया है, क्या नहीं पढ़ लिया है, इससे मैं डरू ना, मैं घबराऊं ना, क्योंकि सबकी अपनी कैपेबिलिटी है ना। आप यार अगर फिश को आज देखने चले जाओ, मछली को अगर आप इस चीज से तोलोगे कि वो उड़ सकती है या नहीं, तो वो तो गलत हो गया। हर स्टूडेंट की कैपेबिलिटी अलग है, तो अपने आप को किसी के साथ कंपेयर बिल्कुल नहीं करना है। और जब कंपेयर नहीं करना है तो किसी से कुछ पूछना नहीं, भाई तेरा कितना हो गया, तूने कैसे पढ़ लिया, यार भाई मेरा तो ये भी नहीं हुआ, मुझे तो ये भी नहीं आता, नहीं। उससे क्या होगा ना, जो अपनी स्ट्रैटेजी चल रही है वो हिल जाएगी। वो डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल हटा दो। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप तो चलो ठीक है, उसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती होंगी, पर वो जो डिस्ट्रैक्टिंग जो भी आप एप्स में हो वो अनइंस्टॉल कर दो। किसी को मत देखो कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, कौन किससे प्यार कर रहा है, कौन किससे लड़ाई कर रहा है, नथिंग टू डू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ये वो इंपॉर्टेंट है जो आपके लाइफ की पूरी एजुकेशनल हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट टाइम होने वाला है। अब हटाना क्या है, क्या बंद करना है, ये तो पता है, लेकिन करना क्या है, एक टाइम टेबल बनाओ, लेकिन वो टाइम टेबल फोकस्ड टाइम टेबल, और उसमें अपने आप की लिमिट को पुश करना पड़ेगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कहती कि खाना छोड़ दो, ब्रेक्स मत लो, सो मत, मैं ये कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। मशीन नहीं हो आप डेफिनेटली, लेकिन हाँ अपनी लिमिट को पुश करके एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ, उस टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ो। टाइम टेबल में चैप्टर्स वेटेज वाइज रखो, और क्वेश्चन बिना सॉल्व करे आज तक कोई नहीं जीता है, बिल्कुल नहीं जीतेगा। किसी भी टॉपर से जाके पूछ लेना। इसीलिए क्वेश्चन सॉल्व करने का मैक्सिमम टाइम उस टाइम टेबल में अपना बना के रखना है। ऑलराइट, ये बात समझ में आ गई, ये तीन फैक्टर समझ में आ गए। डेडिकेटेड रहना है, ठीक। दूसरी चीज क्या करना है, डेली क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, डेली टेस्ट सीरीज करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना की फैक्टर है, इसके बिना कुछ नहीं होने वाला। जैसे ही चैप्टर खत्म किया फटाफट से क्वेश्चन लगाए, 10 15 20 क्वेश्चन मिनिमम लगाना ही लगाना है हर एक चैप्टर के लिए जो भी आप उस दिन पढ़ रहे हो। नेक्स्ट चीज आपको क्या करनी है, डेली रिवीजन करना है। ऐसा सोच के बिल्कुल नहीं बैठना अरे मैंने 12th तो पढ़ लिया था, मुझे तो आता है, बस मैं क्वेश्चन लगा लूं। नो 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 नो, you need to revise, you need to revise, you need to revise, that is most important thing. all right, next, अब ये हम कैसे करेंगे, फोकस रहेगा हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर, ठीक। सबसे इजी चीज है ना, दुश्मन को अगर समझना है तो दुश्मन की चाल को समझना पड़ेगा, और चाल समझ में आएगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, है ना। उसके बाद करना है डेली रिविजन, ये तो मैंने खैर आपको बता ही दिया है। रिविजन एज इन, एक चीज मैं यहाँ पर लिखकर भी लाई हूँ, आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पे फोकस करना है अगर आपके पास टाइम बचता है। और लाइन बाय लाइन पूरा पढ़ने का टाइम बिल्कुल नहीं है, मुझे भी पता है, घबराओ मत, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट वेटेज वाले चैप्टर की बात कर रही हूँ, ठीक। उसको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से अगर हो सके तो देख लेना है। और टेस्ट सीरीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे बढ़िया जो अस्त्र शस्त्र आपके अभी इस वक्त हैं वो है आपकी टेस्ट सीरीज, ठीक है। टेस्ट सीरीज का सोल्यूशन, असाइनमेंट सब कुछ देखना है, ठीक। टेस्ट सीरीज के लिए आपको लिंक यहीं पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ऐप पर भी ज्वाइन कर लेना। देन
टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं अभी आपको बता रही थी कि ऐप्स अनइंस्टॉल कर दो, ठीक है, लॉग आउट करके। डेफिनेटली सिर्फ नोटिफिकेशंस ऑफ करने से कुछ नहीं होगा, स्टोरीज पे लाइक्स आने से कुछ नहीं होगा, एक आध दो रूम की पढ़ाई वढ़ाई करते हुए फोटोज डालने से कुछ नहीं होगा, अभी फिलहाल 1 महीना, ठीक है। इतने मेच्योर तो आप हो, आपके जो सपने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके खुद के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, इनफैक्ट ओवरऑल देखा जाए तो हम सबके लिए, है ना, बिकॉज यू आर द यूथ। आपका जो भी सपना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द लास्ट थिंग विदाउट वेस्टिंग मच टाइम इज व्हाट आई वांट टू टेल यू इज जस्ट डस्ट योरसेल्फ। अभी तक जो हो गया नहीं हो गया, कहाँ थे क्या नहीं था, छोड़ो सब कुछ, अब ये स्ट्रैटेजी आपके पास है, डस्ट योरसेल्फ एंड लेट्स गेट स्टार्टेड, वी आर इनटू इट। हम जल्दी से मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, टाइम वेस्ट नहीं करना, अभी से अपने जेनेटिक्स के दोनों चैप्टर उठा लेना 19% वेटेज के बाद, फिर आना ह्यूमन फिजियोलॉजी पे 18%, ऐसे कर करके वेटेज वाइज रिवाइज करते जाना है। फॉर द फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल्सो आप ऐसे ही पढ़े, दैट इज व्हाट आई कैन से, बाकी आपके टीचर्स आपको बताएंगे। मिलती हूँ सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी एंड कीप स्टडीइंग।